अपनी कला से अनकही बातें कहना एक कलाकार की कला होती है। इसी कला के सहारे वो अपने अंदर की भाव जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि दिखाते हैं। कुछ कलाकार अपनी कला से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अगर हमें समझ आया तो ठीक, वरना रमेश गायटोंडे, सीनियर इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस कर्मियों की तबादला कोई नई चीज नहीं होती। पुलिस की ड्यूटी में कई बार उन्हें तबादला मिलता है। गाड़ी आकर एक बंगले के पास रुकती है। साहब, यही बंगला नंबर 36 है। मीरा उठो, घर आ गया। मीरा की नींद खुलती है। मीरा खिड़की में से बंगले की तरफ देखती है। उसकी गोद में उसका बेटा राहुल सो रहा था। उसे सोने दो, आँख खुलेगी तो वो बंगले के अंदर होगा। मीरा राहुल को गोद में उठा लेती है और रमेश के साथ बंगले के अंदर चली जाती है। बंगले का दरवाजा खुलता है। बंगला बड़ा ही आलीशान होता है। पुराना होते हुए भी उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मीरा एक कमरे में राहुल को सुला देती है और बंगले का मुआयना करती है। उसे एक कमरे में एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी के शीशे में वो अपने आप को देखती है। तभी उसके सर पर खून की धार लगती है। खून देखकर मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। यह सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा मीरा के पास आता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो, खून। रमेश ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि लाल रंग की शीशी से रंग मीरा के सिर पे गिर रहा है। तुम भी ना, ये तो सिर्फ लाल रंग है, तुम तो खामोखा डर रही हो। तभी रमेश को अलमीरा के ऊपर की रंग और ड्राइंग पेपर दिखाई देता है। जब वो उसे देखता है तो पेपर पर बड़ी सी पेंटिंग्स होती है। ये पेंटिंग्स तो काफी सुंदर है। मगर ये पेंटिंग्स हैं किसकी? क्या पता, पर राहुल इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, उसे ड्राइंग्स काफी पसंद है। शाम को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, खा लो। नहीं माँ, मुझे पालक पसंद नहीं है। अगर तुम ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें खाना खत्म करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद राहुल अपना खाना खत्म कर लेता है। अब मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया है, अब तो मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। रमेश वो ड्राइंग पेपर और रंग राहुल को दे देता है। वाह पापा, ये रंग आप कहाँ से लाए? अरे वो सब छोड़ो, अब तुम इससे अच्छी ड्राइंग बनाना। हाँ पापा। अगले दिन रमेश जब अपने काम पर जा रहा था तब उसने देखा कि राहुल ने एक चम्मच की पेंटिंग निकाली है जिस पर खून लगा है। यह देखकर रमेश को काफी अजीब लगा। ये क्या, राहुल ने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है? वो तो कभी ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाता। राहुल सो रहा था, इसलिए रमेश ने उसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। रमेश पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में अपना काम करने लगता है। तभी मीरा का फोन आता है। हेलो रमेश, हाँ, घर का गैस खत्म हो गया है। मैं आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। मैंने गैस मंगवा दिया है, शाम तक आ जाएगा। बस आज के दिन आप होटल में खाना खा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। रमेश अपना काम निपटा कर एक होटल में खाना खाने जाता है। तभी होटल का एक आदमी तेल का डिब्बा अंदर लेकर जा रहा था। शायद डिब्बे में कोई छोटा सा छेद था, इसके कारण फर्श पर तेल गिर जाता है। अरे छोटू, ये तेल साफ कर दे। सुनिए, मुझे एक कांटा चम्मच दीजिए। वेटर चम्मच लेकर आ रहा होता है। तभी वहां एक आदमी चलकर आता है। उसका पैर तेल पर पड़ता है और वो फिसल कर वेटर के ऊपर गिर जाता है। वेटर जब आंखें खोलता है तो वो चम्मच उस आदमी के गले में घुसा हुआ होता है। पूरे फर्श पर खून फैल जाता है। ये तुमने क्या किया? साहब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रमेश पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है। वेटर को हिरासत में लिया जाता है और उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रमेश रात को सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद ही नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार सुबह हुआ हादसा आता है। जैसे तैसे करके रमेश सो जाता है। अगले दिन जब रमेश काम कर रहा होता है तब उसे मीरा का कॉल आता है। हेलो,
बोलो मीरा। हेलो रमेश, राहुल ने एक अजीब सी ड्राइंग बनाई है। कैसी ड्राइंग? रुको, मैं तुम्हें उसका फोटो भेजती हूँ। मीरा कॉल कट कर देती है और रमेश को उस पेंटिंग का फोटो भेजती है। उस पेंटिंग में सिर्फ एक सुनसान रास्ता था जो खून से लथपथ था। तभी रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं पाटिल बात कर रहा हूँ। डीसी रोड पर एक आदमी का अजीब एक्सीडेंट हुआ है। आदमी की मौत हो गई है। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बता दो, मैं वहां पहुंचता हूं। रमेश वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी के मुंह में एक लोहे का रॉड पूरी तरह से आर पार हो गया है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस आदमी के कार के टायर अचानक से फट गए और गाड़ी जाकर रोड के किनारे बाहर निकली हुई इस रॉड से टकराई। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है और उससे खून हो जाता है। शाम को रमेश घर पहुंचकर राहुल से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। राहुल, तुमने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई बेटा? पता नहीं पापा। पता नहीं? तुम खुद पेंटिंग बना रहे हो और तुम्हें पता नहीं? आप उस बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरा। इसके बाद रमेश अपना फोन निकालता है। हेलो पाटिल। यस सर। आज हुए एक्सीडेंट और होटल में मरे हुए आदमी के बीच में कुछ कॉमन है क्या? चेक करो। जैसे ही तुम्हें कुछ खबर मिलती है मुझे फोन करना। जी सर। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। सर, ये बिल्ला है। ये उन दोनों का भी दोस्त है। ये तीनों पहले चोरी किया करते थे, मगर कुछ सालों से इन्होंने चोरी करना बंद कर दिया है। देखो बिल्ला, तुम्हारे दोस्त तो चले गए, अब बचे हो तुम भी मरने वाले हो, मगर कैसे किसी को नहीं पता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे बचा लीजिए सर। मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूँ जब तुम मुझे बताओगे कि तुम तीनों ने मिलकर ऐसा कोई गुनाह या काम किया था जिससे किसी का बहुत नुकसान हो। हम तो बस छोटी मोटी चोरियां करते थे साहब। देखो सच सच बताओ, वरना। रमेश अपनी गन निकालता है और लोड करके बिल्ला के सर पर रखता है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। हम तीनों ने आखिरी गुनाह एक खून किया था। क्या खून? किसका? बंगलो नंबर 36 में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग्स बनाती थी। हम तीनों वहां चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन हमें उसने देख लिया। वो पुलिस को फोन करने वाली थी, इसलिए हमने उसके सिर पे रॉड से हमला करके उसे मार दिया। बंगलो नंबर 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन अपने गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है, इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है। ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। उस दिन कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए घर पहुंचते हुए उसे 11 बज चुके थे। वो बाइक से गेट के अंदर ही जा रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो गेट से निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। समीर अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद उसका चेहरा देख लेता, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ उसे पीछे से ही देख पा रहा था। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका चमकता गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी पतली सुराहीदार कमर और उसके लंबे बाल खुली हवा से बातें कर रहे थे। समीर ना जाने क्यों बाइक से उतरा और उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसके कदम रुक गए। समीर ने भी अपने कदम रोक दिए थे और उसको थोड़ा डर भी लगा, कहीं वो लड़की उसे गलत ना समझ ले। वो बहुत धीमी रफ्तार से समीर की तरफ पलटी और समीर ने उसकी खूबसूरती को सामने से देखा। उसकी आंखें नीली थी, नाक पतली, गुलाबी होठ और कानों में छोटे छोटे बाली थे। हल्की सी हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक पल को मानो वो मदहोश हो चुका था। उसको एकटक देखे जा रहा था और वो भी बिना डरे समीर से नजरें मिलाई हुई थी। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी
जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप रुक क्यों गए? अपने रास्ते जाइए। सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके थोड़ी करीब जाकर बोला, असल में आप जिस बिल्डिंग के गेट से निकल कर आ रही है ना, मैं वहीं रहता हूँ। सुनकर वो थोड़ा समीर के करीब आई। असल में मुझे एक कमरे की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कमरा देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कमरा ना देने की वजह बताई? मेरे पास मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है ना, यही वजह थी। ये सुनकर समीर को अजीब लगना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम उसके दिमाग पर क्या जादू सा हो गया था। उसकी खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली बदन के आगे वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये सुनकर वो समीर के साथ फिर से सोसाइटी की तरफ चल दी। चलते चलते भी समीर की नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी, जो कि मदहोश कर देने वाला था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्टल पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। समीर ने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जेब से की निकाली और लॉक खोला। फिर दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहते हुए अंदर कदम बढ़ाया। वो भी समीर के पीछे कमरे में एंट्री कर रही थी कि दरवाजे के पास दीवार पर लगी फोटो अचानक से जमीन पर गिर गई और उसने एक चीख मारकर अपने कदम रोक लिए। समीर ने पलट कर देखा तो वो उस फोटो से थोड़ा दूर खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। अरे, सिर्फ एक फोटो गिरने की आवाज से तुम इतना क्यों डर गई? कहते हुए उसने जमीन पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाया। ये फोटो गणेश जी की थी, जिसे वो हमेशा दीवार पर लगा कर रखता था। समीर ने उसको उठाकर चूमा और फिर देखा कि उसका शीशा टूट चुका है, तो उसने उसको ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया, ये सोचकर कि शीशा जुड़वाकर फिर से इसको दीवार पर लगा देगा। वो अभी भी चौखट पर ही रुकी हुई थी। अरे, आप अंदर आइए ना। सुनकर उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आ गई। समीर अभी भी हैरान था कि एक फोटो के गिरने पर ये इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गई। समीर ने उसको हॉल के सोफे पर बिठाया और पीने के लिए पानी देकर खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं आज खाना बाहर से ही खा कर आया हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? सुनकर उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और कहा, जी नहीं, मैंने भी यहाँ आने से पहले एक ढाबे पर खाना खा लिया था। आपका नाम क्या है? अवंतिका। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम समीर है। अगर आपको भूख लगे तो आप कभी भी किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बना लेना। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, आपका मतलब है कि मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ? अब समीर भी मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकती हैं। उसने इस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर शांति बनी रही और फिर समीर ने कहा, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सुनकर वो खड़ी हुई और फिर समीर के पीछे कमरे में चली गई। वो बेड के पास जाकर रुकी और उसे एकटक देखने लगी। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, कहकर समीर कमरे में चला गया। अवंतिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। और फिर वो अवंतिका के ख्यालों में खो गया। उसका चेहरा और उसका नशीला बदन समीर की नजरों में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। समीर इस तरह से अवंतिका के ख्यालों में खोया था कि उसका डोरबेल पर ध्यान ही नहीं गया। बाहर उसके नीचे वाले फ्लैट में रहने वाला रंजीत खड़ा था। जैसे ही अवंतिका ने दरवाजा खोला, रंजीत उसको देखता ही रह गया। वो मुस्कुरा रही थी और रंजीत भूल चुका था कि वह किस काम के लिए यहाँ आया था। अवंतिका धीमी चाल चलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर रंजीत भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। रंजीत जैसे अपने होश में ही नहीं था। अवंतिका बेड पर जाकर बैठ गई और रंजीत को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने उठकर रंजीत को गले लगा लिया और रंजीत ने भी उसको जकड़ लिया। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसकी कमर पर कुछ चाकू जैसा बहुत तेजी से चुभ रहा है। फिर वह झटके के साथ अवंतिका से अलग हुआ और जब उसने अवंतिका को देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। अवंतिका की आंखें लाल अंगारों की जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसके बाल अब सफेद नजर आ रहे थे। उसके नाखून लंबे लंबे और तेज धार वाले हो चुके थे, जिन पर रंजीत की कमर से निकला खून लगा हुआ था। डर क्यों रहे हो रंजीत?
मेरे पास आओ। रंजीत डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अवंतिका जोर जोर से भयानक अंदाज में हंसने लगी तो उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। रंजीत कुछ बोल पाता इससे पहले ही अवंतिका उस पर झपटी और उसके गर्दन पर अपने दांत खड़ा दिए। कुछ ही मिनटों में रंजीत का बदन ढीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। समीर अपने कमरे में बेखबर सो चुका था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुसीबत को अपने घर लाया है। अवंतिका समीर के साथ उसके घर में आराम से रहने लगी। समीर वैसे तो उससे खूब बातें किया करता था, लेकिन वो उसके घर परिवार के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करता था। शायद वो खुद भी यही चाहता था कि अवंतिका उसके साथ इसी तरह रहती रहे। वो अवंतिका के कमरे में कदम नहीं रखता था, क्योंकि वो सिर्फ सोने के टाइम ही अपने कमरे में जाया करती थी। हर दूसरी तीसरी रात अवंतिका सोसाइटी में किसी न किसी मर्द को अपने जाल में फंसाकर उसी तरह मार डालती थी जिस तरह की रंजीत को मारा था। अवंतिका धीरे धीरे समीर के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी, जिसके आगे उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रात को ठीक 1 बजे के टाइम समीर के पास एक कॉल आया। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कॉल ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले अर्जुन का था। उसने कॉल उठाया और बात करने लगा। हेलो अर्जुन। हेलो समीर। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। अरे क्या हुआ अर्जुन, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? समीर यार, रोहित पता नहीं कहाँ चला गया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने उसे 9 बजे तक तो यहीं देखा था, उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। समीर याद करता है कि उसने रोहित को कंपनी से आते टाइम अपने फ्लोर पर देखा था। रोहित ने उससे बातें भी की थी और समीर के दरवाजे तक भी आया था। दरवाजा अवंतिका ने खोला था और उस टाइम जब उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी थी तो वो भी ठीक उसी तरह मदहोश सा हो गया था जैसे कि पहली बार वो अवंतिका को देखने पर हुआ था। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो अर्जुन? वो आ जाएगा, कोई बच्चा तो नहीं है ना? तुमको पता नहीं है क्या, हमारी सोसाइटी से अब तक 5 लड़के गायब हो चुके हैं और वो भी रात के टाइम गायब हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड के पास उसके यहाँ से भागने की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बाकी लोग भी इसी तरह सोसाइटी के अंदर से ही गायब हुए हैं। मुझे डर है कहीं रोहित भी उन्हीं की तरह लापता ना हो जाए। सुनकर समीर को भी उसकी फिक्र हुई, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सुबह तक नहीं आता तो मैं कल तुम्हारे साथ उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो सोसाइटी से बाहर नहीं गया तो हमें मिल ही जाएगा। उससे बात करने के बाद समीर ने थोड़ा सोचना शुरू किया। अवंतिका आज तक मेरे सामने मेरे कमरे से बाहर नहीं गई, लेकिन सोसाइटी से आदमियों के लापता होने की खबर भी उसके आने के बाद ही शुरू हुई है। कहीं मैं उसे यहाँ रखकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। आज मैं उससे पूछकर ही रहूंगा कि वो कहाँ से आई है और उसका इन आदमियों के लापता होने से कोई कनेक्शन है या नहीं। इतना कहकर वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और सीधा अवंतिका के कमरे में चला गया। अवंतिका सामने की तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। उसको शायद खबर नहीं कि समीर उसके कमरे में आएगा, इसलिए उसने एक लापरवाही कर दी थी जिसकी वजह से समीर का शक और बढ़ गया। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसके पैर से एक रिस्ट वॉच टकराई जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। समीर ने वॉच उठाकर देखा तो उसको याद आया कि ये घड़ी उसने रोहित के कलाई में देखी थी। वो होले से अवंतिका के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको जगाते हुए बोला, अवंतिका उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना सुनते ही अवंतिका ने उसकी तरफ करवट ली और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ कुछ ही दूरी का फासला था। समीर उसकी सांसें महसूस कर रहा था। अवंतिका जैसे ही मुस्कुराई, समीर के होश उड़ गए। वो भूल गया कि वो किस काम से उसके कमरे में आया था। धीरे धीरे उनके होंठ करीब आए। सुबह समीर की आंख खुली तो उसने खुद को अवंतिका के बेड पर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो धीरे से अपने ऊपर से चादर हटाकर बेड से उतरा। अवंतिका अभी भी सो रही थी। समीर की नजर जब दोबारा जमीन पर गिरी घड़ी पर पड़ी तो फिर उसके दिमाग में रात वाली बात आ गई। फिर से वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, अवंतिका कौन है और कहां से आई है? उसकी आंखों के सामने वह दृश्य दोबारा आ गया जब अवंतिका दीवार से गिरी उस गणेश जी की मूर्ति को देखकर डर गई थी। वो सीधा स्टोर रूम में गया और उस फोटो फ्रेम को उठाकर वापस अवंतिका के पास आया। उसने एक झटके से अवंतिका के ऊपर से चादर हटा दी। अवंतिका ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा, कहकर समीर ने वो फोटो उसके चेहरे के सामने कर दी। वो अचानक से चिल्लाकर दूर को हट गई
वो बहुत बेचैन सी हो गई। अपने बालों को नोचते हुए बोलने लगी, समीर, समीर, इसको मेरे सामने से हटा दो। तुम्हें आज मेरा घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसको हटा दो इसको। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं अब तुमको आगे कुछ करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। कहकर समीर ने चौखट के पास गणेश जी की फोटो रख दी और फिर दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। मुझे बहुत जल्दी किसी पंडित को बुलाना होगा, कहकर वो बिना किसी को बताए पास ही के मंदिर में गया और वहां के पंडित जी को जाकर सब कुछ बताया। पंडित जी ने समीर को गले में डालने के लिए एक माला दी और कहा, जब तक ये तुम्हारे गले में है वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहां तक कि तुम्हारे आसपास भी नहीं घूमेगी। आज रात मैं तुम्हारे घर आकर एक क्रिया करूंगा और उसको भस्म कर दूंगा। समीर ने वो माला पहन ली और फिर अपने घर वापस आ गया। उसने देखा कि सब कुछ शांत है और अपनी जगह पर है। फिर वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया जहां उसने अवंतिका को बंद किया था। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अवंतिका जमीन पर मरी पड़ी है। उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। उसने ये भी देखा कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई है जो कि वो बंद छोड़कर गया था। अवंतिका की आंखें खुली हुई थी। मरने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। समीर वहीं जमीन पर बैठ गया और सोच में डूब गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा। इसी तरह उसको सोच में डूबे हुए कितने घंटे गुजर गए इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जब उसके कानों में डोरबेल की आवाज आई तो उसने हड़बड़ाकर घड़ी की तरफ देखा। ठीक 9 बजे थे। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वही पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं। कहाँ है वो? मैं उसको जिस कमरे में बंद करके गया था वो वहीं पर है, कहकर समीर पंडित जी को उस कमरे में लेकर गया। जब पंडित ने अवंतिका की लाश को देखा तो कुछ मंत्र पढ़े और समीर से बोला, इसने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसका अंत निश्चित है, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। ये मर चुकी है, क्या अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं? इसने सिर्फ ये शरीर छोड़ा है, कहकर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा उस खिड़की से बाहर चली गई, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये माला अपने गले में हमेशा डाल कर रखना, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। समीर ने आधी रात को सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर बड़ी मुश्किल से अवंतिका की लाश को ठिकाने लगाया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और समीर फिर से अपनी जीवन सुकून से बिताने लगा। एक दिन समीर का एक दोस्त उसके घर उससे मिलने आने वाला था। रात के ठीक 9 बजे थे। अब समीर ने उसको कॉल लगाया और बात करने लगा। अमित, तू तो आज मेरे घर आने वाला था ना, कहाँ रह गया? यार क्या बताऊं, मैं तेरे घर आने के लिए निकल ही रहा था कि एक खूबसूरत लड़की मुझे रास्ते में मिली। मैं बस उसको अपने साथ अपने घर ले आया। सुनकर समीर ने घड़ी देखी तो ठीक 9 बज रहे थे। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया? अवंतिका। समीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और उसने कांपते हुए कहा, अवंतिका।